वेलकम बैक टू लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं और मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट को। आपको बता दें ये कौन सी है, ये यूथ कंपटीशन की चैप्टर वाइज श्रृंखला है और क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब परीक्षा के दिन नज़दीक है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको चौहान बनना है। आपका लक्ष्य आपके सामने है और आपको बस होठ खड़ा होना है और तीरों से उसे साथ देना है। तो चलिए मैं ये यूथ कंपटीशन की आज 800 कितने हैं इसमें, तो 824 पेज है। इसको मैं इसी महीने में आपके यानी मार्च के महीने में कंप्लीट दे दूँगी। पूरी बुक को आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूँगी और बुक आपको वीडियो के माध्यम से दे दूँगी। तो वीडियो के माध्यम से कवर करने के बाद एक बार ज़रूर पीडीएफ पढ़िए। अगर पीडीएफ पहले पढ़ लेते हैं तो उसके बाद एक बार इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनिए, यानी वीडियो के माध्यम से इसे ज़रूर सुनिए। उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन इसके याद हो जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन मतलब इस वीडियो के बाद कार्बोहाइड्रेट से और भी अदर क्वेश्चन बनेंगे, यानी नए क्वेश्चन जो बन सकते हैं इस लैंग्वेज से अलग, तो उन्हें भी हम कवर कर लेंगे एमसीक्यू टाइप के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्या करना है आपको, क्या करना है, शेर बनना है, सिंहासन अपने आप आ जाएगा। यहाँ चैप्टर 2 है। इसी तरह से चैप्टर इसमें 32 प्लस है कुछ, तो हम सारे चैप्टरों को कवर कर लेंगे और 32 प्लस है चैप्टर, ऑल चैप्टर कवर कर लेंगे। और उन चैप्टरों को कवर करने के बाद आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि आप परीक्षा में कितना अच्छा कर सकते हैं। चलिए, तो आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। आई होप विजुअल हो रहा होगा आपको। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड है। तो आपको बताना है कि मोनोसेक्राइड कौन है, तो ग्लूकोज है। मोनोसेक्राइड कौन होता है, तो ग्लूकोज होता है। चलिए ग्लूकोज की यानी कार्बोज का सारा प्रोसेस देख लेते हैं कि कार्बोज 3 भागों में बटा होता है। पूछा भी जाए रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोज के कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो कार्बोज 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन से 3 भाग हैं, तो मोनो है, डाई है और पोलो है। यानी इस तरह से आप लंबे समय तक याद कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही करती थी, मोनो, डाई और पोली। तो यानी मोनोसेक्राइड, डाईसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो इसके ये 3 भाग होते हैं बेसिकली। अब मोनोसेक्राइड के भी अगर देखे जाते हैं तो 3 भाग होते हैं, जिसको ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और यहाँ पे गैलेक्टोज कहते हैं। ठीक है, मोनो के 3 पार्ट होते हैं, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और यहाँ पे गैलेक्टोज। अब डाई के देखें तो डाई के भी 3 भाग होते हैं। यहाँ पे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। यानी यहाँ पे SML इसके पार्ट होते हैं, जबकि GF है, जी किसके पार्ट होते हैं, तो ये मोनो के होते हैं। अब बात करते हैं पॉली की। तो पोलो के कितने होते हैं, तो पोलो के 4 पार्ट होते हैं। तो ग्लाइकोजन, यहाँ पे ग्लाइकोजन के बाद जो रहेगा फिर क्या रहेगा, ग्लाइकोजन, सेलुलोज तथा यहाँ पे हेमोसेलुलोज और स्टार्च। बस याद रखिएगा स्टार्च मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें। और पैक्टिन किसका, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। तो आपको याद रखना है कि पॉलीसेक्राइड का पार्ट है पैक्टिन। स्टार्च पॉलीसेक्राइड का पार्ट है, ग्लाइकोजन पॉलीसेक्राइड का पार्ट है, सेलुलोज यानी पॉलीसेक्राइड का पार्ट है। यहाँ पे डाईसेक्राइड की अगर बात की जाए तो ये सुक्रोज, मल्टोज, लैक्टोज डाईसेक्राइड है। जबकि यहाँ पे बात की जाए मोनोसेक्राइड की तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और यहाँ पर गैलेक्टोज। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर मानव शरीर के कौन से अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करते हैं। यानी कौन से अंग पूछ रहा है जो मानव शरीर के क्या करते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा यकृत और मांसपेशियाँ। ये क्या करती हैं, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करती हैं। तो चलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत एवं मांसपेशियाँ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लूकोज में ग्लाइकोजन की अधिक मात्रा होने पर यह ग्लाइकोजन यानी ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में, वशीय तंतुओं में अथवा मांसपेशियों में जमा होता है। परंतु इंसुलिन के अभाव में जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है तो यह मूत्र के द्वारा बाहर निकल पाता है। परिणामस्वरूप व्यक्ति को मधुमेह, डायबिटीज हो जाती है। अंगूर, शहद, मीठे फल, शक्कर और यहाँ पर अगर बात की जाए शक्कर के अलावा फिर यहाँ पे बात करते हैं गुड़ की, और गुड़ के बाद चुकंदर, आलू और यहाँ पे शकरकंद और प्याज, अरबी आदि ग्लूकोज प्राप्ति के उत्तम साधन माने जाते हैं।
ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं ग्लाइकोसिस प्रक्रिया में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है ग्लाइकोसिस प्रक्रिया में, तो यहाँ पे ग्लाइकोजन का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। जो ग्लाइकोजन होता है उसका क्या हो जाता है, यहाँ पे पायरुविक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइको अपघटन कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव्य में होती है। इस क्रिया में ग्लाइकोजन का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप क्या हो जाता है, फलस्वरूप तो आप बताएंगे यहाँ पे फलस्वरूप क्या है। यहाँ पे तो फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं। लैक्टोज निम्न इकाइयों से निर्मित होता है, तो यहाँ पे लैक्टोज की बात करें तो ग्लूकोज प्लस लैक्टोज इन इकाइयों से क्या है, ये निर्मित होता है, यानी ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से। नेक्स्ट देखते हैं। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से निर्मित होता है। इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। यह वनस्पति जगत से प्राप्त नहीं होता, इसकी प्राप्ति स्तनधारियों से होती है। यह मोनोसेक्राइड के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है। एक अणु ग्लूकोज का तथा दूसरा अणु लैक्टोज का होता है। एक अणु इसमें ग्लूकोज है, दूसरा अणु कौन है, याद रखेंगे लैक्टोज है। दूध के पाचन की क्रिया में लैक्टोज का अपघटन यहाँ पे लैक्टोज एंजाइम से प्रक्रिया के दौरान होता है। लैक्टोज हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक रह जाते हैं और आंत में ज़्यादा देर तक रहने के कारण ज़्यादा जीवाणु पैदा करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, लाभदायक या वर्धक होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है, तो यहाँ पर उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश की बात की जाएगी तो वो कौन सा हो जाएगा, तो ये उच्च यहाँ पे डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है। उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है। देखिए यूथ कंपटीशन टाइम श्रृंखला का करने का सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट वो है, सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो ये है कि देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ये उत्तराखंड का है, यहाँ पे आपका क्या है, ये राजस्थान का है, तो यानी PYQ तो हो ही रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट। साथ में PYQ के साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये किस आयोग का और कब आया है क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे इसलिए ये यूथ श्रृंखला काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आज क्या है, आज हमारी 15 है और यूथ श्रृंखला हम आपको क्या है इसी मंथ पूरी करा देंगे, जो कितने पेज की है, तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे, तो ये कितने पेज की है, तो ये अमूमन 800 प्लस है। तो 800 प्लस इसमें पेज है और 800 प्लस आपको पूरी करा दी जाएगी। तो 824 इसमें पेज है यहाँ पे, तो विजुअल हो रहा होगा, तो ये पूरी के पूरी आपको करा दी जाएगी और साथ में आपको यहाँ पे टेलीग्राम पर भी दे दी जाएगी। तो इसको करने के बाद देन प्रैक्टिस पेपर लगाने के बाद 20 प्लस प्रैक्टिस सेट आपको दे दिए जाएंगे और 20 प्रैक्टिस सेट की आंसर की और प्लस प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम पे दे दिए जाएंगे, जो मैंने कुछ दिन पहले जनवरी के मंथ में स्टार्ट किया था उसी तरह से। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें ग्लाइको यहाँ पे हो गया था, कहाँ है, मनुष्य की कोशिकाओं में यहाँ था। कोलेस्ट्रॉल या पित्तस्रावित यहाँ पे पित्तस्राव मोम जैसा एक पदार्थ है जो यकृत में उत्पन्न होता है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे उत्पन्न होता है, बहुत पूछा जाता है, यकृत में। यह सभी पशुओं में, मनुष्यों की कोशिकाओं, झिल्ली में समेत शरीर के हर भाग में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल कोशिका झिल्ली का एक उत्तम या कहें महत्वपूर्ण भाग है, जहाँ उचित मात्रा में पारंगम्यता और तरलता स्थापित करने में इसकी आवश्यकता होती है। कोलेस्ट्रॉल में एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है। ये एक दिन कराएंगे। लो और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को कहा जाता है क्योंकि यह शरीर में अन्य प्रकार के कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है। शरीर के ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था है तो वो हो जाती है ग्लाइकोजन। शरीर के ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था क्या हो जाती है, ग्लाइकोजन हो जाती है। ग्लाइकोजन कई प्रकार की कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में मौजूद है जो ग्लूकोजन अवशेषों का एक बहुलक है। यह कोशिकाओं में ऊर्जा भंडारण के रूपों में से एक है। ग्लूकोज चयापचय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लैक्टोज की बात करते हैं तो ये डेयरी उत्पादों में पाए जाते हैं। यह लैक्टोज के हिस्से के रूप में मौजूद है। आमतौर पर जब व्यक्ति
लैक्टोज युक्त उत्पाद का सेवन करता है तो शरीर के लैक्टोज को ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे है ग्लूकेगॉन। तो ग्लूकेगॉन की बात करें तो यह एक प्राकृतिक हार्मोन है। यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने में लीवर होता है उसकी मदद करता है। ये क्या करता है? लीवर की मदद करता है। सूक्ष्माणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होता है या है तो वो हो जाता है मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड कार्बोज का सबसे सरलतम रूप होता है। मोनोसैकेराइड दो शब्दों से मिलकर बना है, मोनो प्लस सैकेराइड। मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है। तो वो कौन सा एंजाइम होता है? तो ये होता है एमाइलेज। एमाइलेज क्या है? सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है। एमाइलेज की इस तरह से देखते हैं। स्टार्च के पाचन में एमाइलेज नामक एंजाइम सहायक है। स्टार्च का पाचन मुख्य रूप से मुख तथा छोटी आंत में होता है। मुख में स्टार्च यानी टाइलिन और डेक्स्ट्रीन। ठीक है, स्टार्च को हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे स्टार्च है और यहाँ पे क्या हो गया? ग्लाइटिन में कन्वर्ट हो गया, फिर यहाँ पे डेक्स्ट्रीन में। तो इस तरह से ये मुख में कार्य करता है। उसके बाद ये आमाशय में स्टार्च का पाचन नहीं होता है, परंतु कुछ मात्रा यानी सूक्ष्म मात्रा में कार्बोज यानी स्टार्च डाइसैकेराइड में टूट जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं छोटी आंत में यानी अग्नाशयिक रस द्वारा। अग्नाशयिक रस द्वारा कैसे है? तो ये हो जाता है स्टार्च और स्टार्च में हो जाता है अग्नाशयिक एमाइलेज और यहाँ पे है डेक्स्ट्रीन तथा मल्टोस। आंत की बात करें आंत रस द्वारा तो ये हो जाएगा यहाँ पे मल्टोस, फिर यहाँ पे मल्टेस और ग्लूकोज में। फिर नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, यहाँ पे हो जाता है लैक्टोज और ये हो जाता है लैक्टेस में और यहाँ पे ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में। अगर सुक्रोज की बात करें तो यहाँ पे सुक्रोज में है, फिर सुक्रोज तथा फैक्टोज में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है। तो यहाँ पे यानी कौन सा युग्म सुमेलित है ये देखा जा रहा है। तो इनमें से कोई नहीं सुमेलित है। ठीक है, इनमें से कोई भी युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पूरा PDF यानी 824 पेज का आपको मिल जाएगा। पूरा के पूरा किस पर? टेलीग्राम पर आपके पोस्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के एक चर संगठन सहित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिकों का समूह है। तो ये कितने महत्वपूर्ण यौगिकों का समूह है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 से 80% क्या है? महत्वपूर्ण यौगिकों का समूह है। माइकोपॉलीसैकेराइड के साथ संयोजन में यहाँ पर क्या करता है? प्रोटीओग्लाइकोनन्स के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के साथ संयोजन में प्रोटीओग्लाइकोन्स के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन का परिणाम क्या होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मोटापा आ जाता है। अत्यधिक सेवन अगर हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट का तो क्या हो जाता है? मोटापा आ जाता है। ये कब आया है? तो आपका ये TGT झारखंड 2017 का है। तो यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन का परिणाम मोटापा होता है। हमारे शरीर में कार्बोज ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संग्रहित हो जाते हैं। यकृत में ग्लाइकोजन संग्रहित करने की क्षमता सीमित होती है, इसीलिए अधिक कार्बोज के सेवन से यह वसा में परिवर्तित होकर शरीर के वजन को बढ़ाता है। इसके साथ ही कार्बोज की अधिकता से अग्नाशय को अधिक काम करना पड़ता है। अग्नाशय यानी पैनक्रियास को। निम्न पर विचार कीजिए तथा नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कार्बोहाइड्रेट चयापचय पर इंसुलिन का प्रमुख प्रभाव विभिन्न ऊतकों द्वारा ग्लूकोज के प्रयोग को घटाना है। दूसरा कह रहा है कि इंसुलिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव ग्लाइकोजन निर्माण की दर को घटाना है। तो यहाँ पे जो दोनों ही ऑप्शन रहेंगे वो क्या है? तो इनमें से केवल 1 सही है। यानी क्या है यहाँ पे? केवल 1। तो कार्बोहाइड्रेट चयापचय पर इंसुलिन के प्रमुख प्रभाव यानी विभिन्न ऊतकों द्वारा ग्लाइकोज के प्रयोग को घटाना है। तो ये हो जाएगा 1। राइट आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा।
यहाँ पर टाइलिन की प्रक्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया की प्रक्रिया को सही क्रम दीजिए। तो जो कार्बोहाइड्रेट की पाचन की प्रक्रिया उसका सही क्रम क्या हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। यानी टाइलिन की प्रक्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट की पाचन की क्रिया की प्रक्रिया का सही क्रम हो जाएगा वॉल्ट स्टार्च, सेलुलर स्टार्च, यहाँ पे एराइथोडेक्स्ट्रीन और एक्रोडेक्स्ट्रीन और यहाँ पे है आइसोमाइल्टोस। तो इस तरह से जो है ये इसकी सही प्रक्रिया हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट के पाचन की क्रिया की प्रक्रिया। ठीक है, अगर इसको याद रखना हो तो किस तरह से रखेंगे, BSEA, फिर यहाँ पे ई और यहाँ पे याद रखेंगे कि क्या है ये, तो ए है तो याद रखेंगे EA और फिर ए। तो इस तरह से हम इसे लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। कार्बोज का कार्य क्या है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि ये प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करता है। यानी हमारे शरीर की जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या करती है, टूट फूट मरम्मत और रिपेयरिंग का काम करती है। तो उसके लिए ये क्या करता है, प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करता है। यानी ऊर्जा कार्बोज से हम पहले प्राप्त करते हैं और कार्बोज ही मतलब कार्बोज की ही एनर्जी शरीर में अदर कामों में यूज़ होते हैं, जिससे कि प्रोटीन हमारे शरीर में टूट फूट और मरम्मत का कार्य कर सके। ये कब आया, तो GGIC ये 2017 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे शरीर में कार्बोज का मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना है। यह कार्य मतलब करना है 1 ग्राम कार्बोज से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होता है। मस्तिष्क तथा नाड़ी उत्थान को अपनी ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए हर क्षण ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। इसी कमी होने पर प्रोटीन ऊर्जा उत्पन्न कार्य करने लगता है। तय कार्बोज अपने प्राथमिक कार्य ऊर्जा उत्पादन करके प्रोटीन को शरीर के अन्य कार्यों के लिए मुक्त करता है। प्राय इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। तो फल यानी फ्रूट यानी फल, तो याद रखिएगा फ्रक्टोज। बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, पेपर टाइम में कन्फ्यूजन होता है। तो F माने होता है फल और F माने होता है फ्रूट। तो इसको क्या कहेंगे, फ्रक्टोज की शर्करा कहेंगे। ठीक है, जहाँ फ आएगा वही फलों की शर्करा कहलाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। फ्रक्टोज को फलों की शर्करा यानी फ्रूट शुगर या फिर कहें लिवलोज, अब जो ट्रेंड में रखा जाता है वो यही नाम रखा जाता है, तो आप भी देख लीजिएगा। लेवलोज भी कहते हैं। यह सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है और लेवलोज की अपेक्षा फ्रक्टोज की मिठास 2 गुना अधिक होती है। लेवलोज यहाँ पे ग्लूकोज की अपेक्षा जो फ्रक्टोज होता है उसकी मिठास 2 गुना अधिक होती है। शहद में इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। गन्ने के रस, मीठे फल और चुकंदर आदि में ग्लूकोज के साथ साथ फ्रक्टोज भी विद्यमान रहता है। याद रखिएगा, गन्ने के रस में और यहाँ पे क्या है, गन्ने के रस के मीठे में, फल में, चुकंदर में आदि में ग्लूकोज तो होता ही होता है, साथ में फ्रक्टोज भी विद्यमान होता है। फ्रक्टोज का रासायनिक सूत्र ग्लूकोज की ही भांति होता है। क्या होता है फ्रक्टोज का रासायनिक सूत्र, तो यहाँ पे C6H12 और O6 होता है। ठीक है, यानी C6 यानी कार्बोज के 6, हाइड्रोजन के 12 और यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। तो ठीक है, परंतु इसकी रासायनिक रचना में अंतर होता है। ग्लूकोज में यहाँ पे एल्डिहाइड समूह और होता है, जबकि फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है। याद रखेंगे, इसमें क्या है, यहाँ पे एल्डिहाइड समूह है जिसको RCHO कहता है, जबकि यहाँ पर फ्रक्टोज में क्या है, तो टिकॉन यानी RCOR समूह होता है। इसके रफे कठिनता से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को लगभग ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पे 60% ऊर्जा प्रदान करता है। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये राजस्थान TGT में आ चुका है। अगर आप में से किसी ने भी उसका PGT डाला हो राजस्थान का, जो उनके TGT में होम साइंस नहीं देखने को दिखा था, बट PGT डाला हो, तो ये भी श्रृंखला आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा का लगभग 60% ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, कार्बोज क्या है, ये भोजन का मुख्य भाग है और यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के संगठन से बनती है। इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन और जल के अनुपात में होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे यहाँ क्या होता है, तो इसमें हाइड्रोजन अभी हमने देखा था और ऑक्सीजन और जल का क्या होता है, अनुपात होता है। कार्बोज के पाचन की प्रक्रिया में आने वाले चरणों को सही क्रम में रखिए। तो जो कार्बोज है उसके पाचन की प्रक्रिया में कौन कौन से चरण आते हैं, जिन्हें हम यहाँ पे देख लेते हैं। कहाँ है, किसका ये फेवरेट है, तो यूजीसी का है, क्योंकि यूजीसी में ज़्यादातर चरण या स्टेप ही पूछे जाते हैं। तो कार्बोज उपापचय की प्रक्रिया में आने वाले चरणों का सही क्रम है ग्लाइकोजन, ग्लूकोज 1 यानी PO4, ग्लूकोज 6 यानी PO4, और यहाँ पे है फ्रक्टोज 1 से लेकर 6 बाई यहाँ पे फॉस्फेट है, और ड्राइओस फॉस्फेट है, और यहाँ पर फॉस्कोयोनॉल पायरुविक वेट है, और यहाँ पे पायरुवेट है। तो इस तरह से ये क्या है, ये सही क्रम है किसका, तो आप बताएंगे कार्बोज के पाचन क्रिया का। नेक्स्ट देखते हैं प्रक्रिया का या क्रिया का। एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, तो वो हो जाता है लैक्टोज। इस लैक्टोज को क्या है, नवजात बच्चे आसानी से पचा लेते हैं, पाचित हो जाता है। एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज है। यह भोज्य पदार्थ और दूध में पाया जाता है। दूध में कुछ पदार्थ तो पूर्णतः घुलित अवस्था में रहते हैं तथा कुछ यहाँ पे है कॉलॉइडल एवं कुछ पायस अवस्था में विद्यमान होते हैं। दूध में जल, वसा, प्रोटीन और क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट, खनिज तत्व और विटामिन विद्यमान होते हैं। संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट पेरेंडियल रक्त ग्लूकोज प्रक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण ... अधिसूचक कहलाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ग्लाइसेमिक कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ग्लाइसेमिक कहलाता है। अधिसूचक ये चीनी, जेली, ब्रेड, यहाँ पे है कॉर्नफ्लेक्स, आलू और आदि उच्च ग्लाइसेमिक खाद्य पदार्थों बनाते हैं। ... घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है, तो वो होता है सुक्रोज। पूछा जाता है घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो वो सुक्रोज होता है। सुक्रोज घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। सुक्रोज यहाँ पर डाइसैकेराइड के अंतर्गत आती है। सुक्रोज जल में घुलनशील है, यह रवे के रूप में मिलता है। इसे औद्योगिक विधि से वृहद स्तर पर बनाया जाता है। पाचन क्रिया के उपरांत सुक्रोज ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल जाता है। यानी सुक्रोज क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको सुक्रोज को गन्ने की शर्करा यानी शुगर ऑफ यहाँ पे केन कहा जाता है, अथवा चुकंदर की शर्करा भी कहा जाता है। शुगर ऑफ बीट भी कहा सकते हैं। पौधे का प्रमुख भंडारण पॉलीसेक्राइड है, तो ये पॉलीसेक्राइड क्या है, स्टार्च है। ये पॉलीसेक्राइड क्या है, तो स्टार्च है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पौधे का प्रमुख भंडारण पॉलीसेक्राइड या स्टार्च है। स्टार्च मुख्यतः यहाँ पे एमाइलोज तथा यहाँ पे माइक्लोपेक्टिन से मिलकर बना होता है। इसका सूत्र होता है यहाँ पे C6H10 और यहाँ पे O6। अभी हमने देखा था उसका कितना था, C6H12 और O6 था, ठीक है, बट यहाँ पे H10 हो जाता है, ठीक है, स्टार्च का। यह श्वेत पाउडर के रूप में होता है। वनस्पति जगत स्टार्च प्राप्ति के मुख्य स्रोत होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वनस्पति जगत स्टार्च प्राप्त के मुख्य स्रोत है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रतिक्रिया को सही क्रम में लगाइए जिस तरह यह एक साइट्रिक अम्ल चक्र में उत्पन्न होती है। ये यूजीसी का है और जो भी बच्चे जून की यूजीसी नेट देना चाहते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सही अनुक्रम या सही मतलब सिक्वेंस क्या होगा इसका, ये देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सिट्रेट, ठीक है, फिर उससे बड़ा हो जाएगा आइसोसिट्रेट, फिर यहाँ पे ग्लूटेरेट और फिर सैक्सीनाइल कोई। तो इस तरह से ये यहाँ पे सिक्वेंस में लग जाएगा।
यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया को क्रमबद्ध कीजिए। तो ये भी यूजीसी का नेट का है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी प्रक्रिया को क्रमबद्ध करना है। तो किस तरह से यहाँ पे क्रमबद्ध करेंगे, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसमें ये रहेगा ग्लूकोज पहला, फिर उसके बाद ये रह जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर उसके बाद देन क्या हो जाएगा, तो ग्लूकोज फॉस्फेट, और उसके बाद जो रह जाएगा यूडीपी ग्लूकोज। तो इस तरह से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। स्टार्च निम्न है, तो यहाँ पे स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड जो है वो स्टार्च है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड क्या है, ये स्टार्च है। ये मनुष्य तथा शाकाहारी जंतुओं के लिए मुख्य पोषक पदार्थ होता है। हम लोगों के लिए अनाज, फल, कंद, फलियां आदि मंड के रूप में प्रमुख स्रोत होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भोजन में ऊर्जा का सबसे शानदार स्रोत है, तो वो हो जाता है कार्बोस। कार्बोस हमारे भोजन को मुख्य भाग है, और एक साधारण व्यक्ति के भोजन में 55 से 65% तक कार्बोस से ही मिलती है। उच्च आर्थिक वर्ग के सभी लोग अपनी आवश्यक ऊर्जा का 40% कार्बोस से प्राप्त करते हैं, जबकि निम्न आय वर्गीय उनका मुख्य काम कठिन शारीरिक श्रम, मेहनत व मजदूरी करना है। अपनी आवश्यक ऊर्जा 85 से 90% कार्बोस युक्त भोज्य पदार्थों से ही प्राप्त करते हैं। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो वो हो जाता है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में पाई जाने वाली ऊर्जा है, तो वो 4 किलो कैलोरीज होती है। यही हमारी प्रोटीन होती है। बट वसा की यहाँ पे बात की जाए तो वसा की 9 किलो कैलोरीज हो जाएगी। वसा की कितनी हो जाएगी, तो 9 किलो कैलोरीज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला, तो वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तभी आपने देखा होगा जो धावक होते हैं, जो दौड़ते हैं, उन्हें ग्लूकोज का डिब्बा उन्हें दे दिया जाता है, जिससे कि वो अपने मुंह में पाउडर के रूप में उसे डालते रहें। शर्करा को वर्गीकृत किया गया है इस रूप में, तो किस रूप में, तो यह है गैर विकारी खाद्य पदार्थ के रूप में। क्योंकि वो सूखा डालेंगे, पानी डालेंगे तो पेट में दर्द होता है फिर दौड़ने पर। दुग्ध शर्करा, जावा शर्करा आदि। शर्करा के कई रूप होते हैं, जैसे फल शर्करा, दुग्ध शर्करा, जवा शर्करा आदि। निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत दूध में अधिक होता है। कार्बोज का कितना है प्रतिशत, तो यहाँ पे देखिए 4.6 से 4.9 तक है। अब वसा का देखें तो यहाँ पे 3.0 से 3.7 है। अगर प्रोटीन की बात करें तो 3.2 से 3.5। अगर जल की बात करें तो यहाँ पे 87.0 है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जो मात्रा रहती है उसकी अगर बात की जाए यहाँ पे लाभदायक, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण तथा विटामिन उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, परिचय में दूध एक क्या है, पूर्ण आहार है। सबसे अधिक मात्रा वैसे कायदे में किसकी होती है, जल की होती है। बट यहाँ पे पूछा जाए कौन से, तो यहाँ पे जो भी विटामिन हैं तो याद रखेंगे जो भी खनिज तत्व है, या कहें कि इसमें खनिजों की, क्योंकि हमें क्या करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ कहीं हमें जल नहीं दिख रहा, तो कार्बोज ही क्या है इसमें राइट आंसर रहेगा। ठीक है, कार्बोज की कितनी मात्रा 4.6 है, वसा की 3.0 है, और प्रोटीन की भी 3.2 है। जबकि जल की कितनी 87 है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में जल होता तो फिर आप जल लगा कर आते। अगर बात की जाए सॉलिड नॉट फैट की, तो ये 8.5 है। ब्राउन किसका एक अच्छा स्रोत है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का क्या है, एक अच्छा स्रोत है। ब्राउन सामान्य रूप से गेहूं के छिलके तथा कुछ अन्य खाद्य पदार्थों जैसे मक्का, ज्वार के छिलकों को कहा जाता है। ब्राउन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा फैटी एसिड का एक अच्छा स्रोत है। साथ ही साथ इसमें फाइबर की भी अच्छी मात्रा होती है।
मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। तो 10 कैलोरी कैसे करेगा, तो 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना देता है इसे, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी देता है। 2 हो गया तो 8 किलो कैलोरी, फिर आधा कर देंगे यानी 1.5, तो यहाँ पे यानी आधा कर देंगे तो कितना, तो यानी 0.5, तो ये कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है। सभी प्रकार की, तो ग्लूकोज क्या है, सभी प्रकार की जो भी शर्करा है उनका सरलतम रूप कहा जाता है ग्लूकोज को। ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल होते हैं, पोस्ट यहाँ पे प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल होता है। इसी तरह से याद रखेंगे रैंडम ब्लड शुगर लेवल होता है। तो इस तरह से यहाँ पे याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट का प्रति ग्राम देता है, तो ये 4 यहाँ पे कैलोरीज देता है, 4 कैलोरीज क्या है देता है। ठीक है, 4 कैलोरीज ऊर्जा देता है। खमीरीकरण बढ़ाती है, तो कौन, तो पाचनशीलता क्या करती है, खमीरीकरण बढ़ाती है। और यहाँ पे है खमीरीकरण से पाचनशीलता में वृद्धि होती है। खमीरीकरण अणु जीवों तथा एंजाइम की उपस्थिति में वायु रहित परिस्थितियों में जटिल कार्बनिक पदार्थों को धीरे धीरे अपघटन होकर सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये सुमेलन करना है, तो इसे हम यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ का है, यूजीसी नेट का है। तो इस तरह से देखें, निडाइजिन परीक्षण ये किसके लिए होता है, तो ये अमीनो एसिड के लिए होता है। और यहाँ पे 2,6 डाईफ्लोर यहाँ पे फ्लोरोफिनोल परीक्षण ये गाजर के लिए है। और यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे ओसोजोन परीक्षण, तो ये रिड्यूसिंग शुगर के लिए है। और यहाँ पे एसिड वैल्यू परीक्षण कही जाए तो मुक्त वसा अम्ल के लिए है। और आयोडीन वैल्यू की बात करें तो वसा की असंतृप्तता के लिए, जो वसा होती है उसकी असंतृप्तता के लिए। तो यहाँ पे जो मैचिंग है वो इस तरह से बनेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों को उनके तंतुओं के अनुसार अवरोही क्रम में लगाइए। आरोही नहीं, अवरोही क्रम में, यानी पहले 10 फिर 9 इस तरह से। तो याद रखेंगे कि अवरोही क्रम में अगर हम लगाते हैं तो सबसे पहले साबुत चना, फिर गेहूँ, फिर चीकू, फिर मेथी और फिर केला आ जाएगा। तने के अनुसार अवरोही क्रम में लगाना है, किसके अनुसार, तने के अनुसार। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के ग्लिसेमिक यहाँ पे इंडेक्स 50% से कम है। तो किसके जो इंडेक्स है वो क्या है, 50% से कम है। बाद बाकी की सबकी अधिक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि किसकी सबसे कम है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो सोयाबीन, सेब, मेथी खाद्य पदार्थों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम होती है। इनमें से कौन अधिक ग्लाइसेमिक सूचकांक का आहार है, तो वो हो जाता है यहाँ पे है कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स क्या है, अधिक यहाँ पे ग्लाइसेमिक सूचकांक है। निम्न खाद्य पदार्थों को उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा इंडेक्स को बढ़ते हुए क्रम में, तो यहाँ पे जौ, दूध, संतरा, पॉपकॉर्न और संपूर्ण गेहूं के आटे से बनी डबल रोटी। तो ये क्या हो जाएगी, दूध कैसा है, दूध वसा युक्त है इसमें। पॉलीसैकेराइड से निम्न शर्करा आती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सभी, यानी पैक्टिन, स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो चलिए आज के श्रृंखला में हमने कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट कर लिया। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल मिल जाएगी। और पूरी की पूरी 800 के प्लस ये चैप्टर है इसमें कंप्लीट। तो जितने भी यहाँ पे मतलब 824 पेजों की है यूथ कंपटीशन टाइम श्रृंखला, ये पूरी की पूरी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।